Hi everyone, today we will talk about different cardiac drugs. So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे AC inhibitors. It is angiotensin converting enzyme inhibitors. So ये जो medication है, it can be used for high blood pressure, coronary artery disease, heart failure and heart attacks. So पहले हम डिस्कस करेंगे what is the mechanism of action of this medication. So as you guys can see right here, RAAS inhibition. So हमें पता होना चाहिए RAAS क्या है. It is renin angiotensin aldosterone system. I created another video on this, so I want you guys to go and watch that video, please. It will make you feel more confident when you are studying antihypertensive drugs, especially because अगर आपको सिस्टम पता होगा कि हमारी जो बॉडी है वो कैसे कंट्रोल करती है ब्लड प्रेशर, तो that will make it easy for you guys to understand the mechanism of action for these drugs. Okay, so ये जो सिस्टम है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है. एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. तो एंजियोटेंसिन 2 जब बन जाता है तो वो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है. तो जब ये पूरा सिस्टम इनहिबिट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो ऑफ कोर्स ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए आई वांट यू गाइस टू गो एंड वॉच दैट वीडियो बिफोर यू कंटिन्यू ऑन दिस वीडियो. ओके, सो अगेन व्हाट हैपेंस, इट डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर और जो हमारी SVR है, जो हमारी वेस्कुलर रेजिस्टेंस है, वो भी कम हो जाती है. वो कम होगी तो ऑफ कोर्स ब्लड प्रेशर कम होगा, राइट? सोडियम एंड वाटर कम हो जाता है. जब वाटर कम होगा हमारी बॉडी में तो क्या है, जब फ्लूइड रिटेन होता है तो ब्लड प्रेशर हाई होता है, राइट? सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है, वो जो हमारा वाटर है वो एक्सक्रीट होता है, सोडियम भी कम हो जाता है. ओनली थिंग दैट इंक्रीजेज इज द पोटासियम इंक्रीज हो जाता है इस ड्रग में. सो अगेन आई वांट यू गाइस टू फोकस ऑन द इंटरवेंशंस, ऑन द नर्सिंग इंटरवेंशंस. सो एज अ नर्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? First of all, of course, doesn't matter which medication, what type of antihypertensive it is. कोई भी antihypertensive medication है, सबसे पहले आपको उनका blood pressure monitor करना पड़ेगा. अगर blood pressure low है तो आप नहीं दोगे antihypertensive drugs. So it's very important for you guys to monitor the blood pressure routinely. And the second is, as you guys can see here, what it does, it potassium को increase कर देता है. इसीलिए for NCLEX exam or any other nursing exam, you guys need to know the mechanism of action of these drugs. अगर आपको mechanism of action पता होगा कि पोटासियम बढ़ जाता है, सोडियम एंड वाटर कम हो जाता है, तो it will help you to do your exam, right? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा लाइक ओके क्या मॉनिटर करोगे आप. अगर आपको पता ही नहीं होगा कि mechanism of action क्या है तो आपको नहीं आएगा आंसर, राइट? सो अगेन मॉनिटर पोटासियम, मॉनिटर रीनल फंक्शन. अगर आप वो वीडियो देखोगे जो हमने RAAS इनहिबिशन सिस्टम पे बनाई है तो आपको पता चलेगा वाई आर वी मॉनिटरिंग द रीनल फंक्शन. क्योंकि ये जो रेनिन बनता है, ये रिलीज होता है, ये सारा किडनीज रिलीज करती हैं, तो इसीलिए हमें रीनल फंक्शन भी मॉनिटर करना पड़ेगा. अगेन अगर आपको वो पूरा सिस्टम पता होगा कि ये कैसे काम करता है, कैसे हमारी बॉडी हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, तो आपको ये ईजिली याद रहेगा कि हाँ इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो हम क्या क्या मॉनिटर करेंगे. अगेन ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे, पोटासियम मॉनिटर करेंगे एंड रीनल फंक्शन मॉनिटर करेंगे. सो अगेन एज ए नर्स आपको पता होना चाहिए कि मेजर साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या है इस ड्रग के. जो बहुत ज़्यादा सीरियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग है वो एंजियोडीमा. एंजियोडीमा क्या होता है? सो एंजियोडीमा जो होता है वो स्वेलिंग होती है अंडर द स्किन. अगर ये थ्रोट में हो जाए, राइट, स्वेलिंग हो जाए, राइट, तो उसके साथ क्या होगा, एयरवे ब्लॉक हो जाएगा, सांस नहीं आएगी, राइट? सो दिस इज एन इमरजेंसी. ओके, दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग. सो अगर ये साइन एंड सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो अगेन यू विल आस्क द डॉक्टर और यू विल कंसल्ट द डॉक्टर राइट अवे कि ये मेडिकेशन स्टॉप हो, राइट? सो एंजियोडीमा इज अ सीरियस वन एंड देयर इज मोस्ट कॉमन वन इज परसिस्टेंट ड्राई कफ, hypertension and dizziness. Okay, there are a lot more but these are the common ones. Okay, so again AC inhibitors जो है वो first therapy और recommended therapy होती है. अगर again there are serious side effects then the doctor will move on to the other options, right? So again आपको पता होना चाहिए कि कौन सी AC inhibitors. So any medications that ends with pril, suppose lisinopril,
these are AC inhibitors. Okay, this is something to keep in mind. So because agar exam mein question aayega, it will give you the drug. It will not directly ask you. It may ask, but most of the time there is drug. So agar aapko pata hoga ki wo drug kaun si classification mein aati hai, to it will be easy for you guys to answer that question. Okay, as written here, it is not recommended in pregnancy to use AC inhibitors and no abrupt discontinuation. Most of the medications जो होती है एकदम से आप stop नहीं कर पाओगे करोगे, right? तो again this is something that you will teach your patient. आप health teaching दोगे अपने patient, क्योंकि no abrupt discontinuation, एकदम से stop नहीं करनी है medication. Okay, so next we will talk about ARBs. That is angiotensin 2 receptor blockers. Again, this is all related to this RAAS, renin angiotensin aldosterone system. So please go and watch the other video. अगर आप वो वीडियो देखो RAAS वाली सिस्टम वाली, तो आपको पता होगा कि एंजियोटेंसिन 2 है जो वो एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है कि वो एल्डोस्टेरॉन रिलीज करे, और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देता है, नैरो कर देता है ब्लड वेसल्स को, राइट? अगर वो पूरा सिस्टम नहीं चलेगा, वो इनहिबिट हो जाएगा ये पूरा सिस्टम, तो उसके साथ क्या होगा, वेजो डायलेशन हो जाएगी. वेजो डायलेशन होगी, ब्लड वेसल्स जो रिलैक्स हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा. अगेन ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, जो हमारी वेसल्स की रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी. इसमें भी जो है पोटासियम वो हाई चला जाता है. ओके, अगेन द NCLEX टिप फॉर दिस ड्रग इज मॉनिटर ब्लड प्रेशर रूटीनली. As I said, कोई भी antihypertensive medication, of course you need to keep an eye on patient's blood pressure. Monitor the potassium level. Okay, it is very important for you guys to monitor potassium level. अगर कुछ भी पोटासियम ऊपर नीचे होता है तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली हार्ट पे होता है, राइट? मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो जिनके पास पोटासियम इम्बैलेंस होता है, दे नीड अ कार्डियक मॉनिटरिंग. ओके, अगेन we'll make another video on potassium. So this is something you have to keep an eye on. पोटासियम लेवल के ऊपर रीनल फंक्शन आप चेक करोगे. अगेन दिस RAAS सिस्टम की वीडियो देखो, उसमें जो रेनिन है वो कौन रिलीज करता है, किडनीज. सो ऑफ कोर्स यू नीड टू कीप एन आई ऑन रीनल फंक्शंस. सो उसके बाद जो होता है एंजियोटेंसिनोजन, दैट आई एक्सप्लेन्ड इन दैट वीडियो एज वेल. एंजियोटेंसिनोजन जो है वो भी एक रोल प्ले करता है इसमें. वो कहाँ पे बनता है, वो प्रोड्यूस एंड रिलीज होता है लिवर में, इसलिए आपको मॉनिटर करना है लिवर एंजाइम्स एज वेल. ओके, बिकॉज जो एंजियोटेंसिनोजन है वो प्रोटीन है, वो लिवर में बनता है. ओके, अगेन दैट एक्सप्लेन्स कि हमें मॉनिटर करना है लिवर एंजाइम्स को भी. सो साइड इफेक्ट्स, इसमें एंजियोएडिमा जो है बहुत रेयर होता है, इट्स नॉट कॉमन. ओके, AC इनहिबिटर्स में मोर चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू ARBs. ओके, सो अदर साइन एंड सिम्टम्स, साइड इफेक्ट्स आर डिजीनेस, हाइपरटेंशन, पोटासियम लेवल हाई चला जाता है, GI अपसेट हो जाता है. ओके, these are the common side effects you need to remember for exam. Again, you need to know which drugs are ARBs. Any drug that ends with SARTAN, sartan, for example, candesartan, these are ARBs. Okay. Again, for the health teaching, no abrupt discontinuation, same as AC inhibitors. Okay. So next we will move on to the different drugs. Okay, so now we will talk about beta blockers. ये भी एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं. सो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है जो उसको बाइंड नहीं होने देती बीटा रिसेप्टर्स में. ओके, अभी आपको पता होना चाहिए कहाँ है बीटा रिसेप्टर्स. देयर आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर्स, बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर्स. जो बीटा 1 रिसेप्टर है वो हार्ट में होते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं वो लंग्स में होते हैं. On the basis of these receptors, there are 2 different kind of beta blockers, selective and non-selective. Selective जो होते हैं उसका इफेक्ट सिर्फ हार्ट पे होता है, non-selective जो होते हैं उनका इफेक्ट हार्ट एंड अदर बॉडी पार्ट्स के ऊपर भी होता है, right? So I'm not going in too much detail for the types of beta blockers. We'll just cover the basics in this video, okay? So what is the NCLEX tip? So as you remember, जो हमने पहले ड्रग्स की बात की, AC inhibitors, ARBs, उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर इफेक्ट होता है, लेकिन बीटा ब्लॉकर्स में हार्ट रेट भी आपको मॉनिटर करनी पड़ेगी. ओके, अगेन दिस इज समथिंग टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम. अगर आपके पेशेंट की हार्ट रेट कम है 60 से एंड उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम है 100 से, तो आप होल्ड करोगे बीटा ब्लॉकर्स, बिकॉज वो तो और कम कर देगा, राइट? देयर इज गोइंग टू बी रिस्क फॉर ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन. सो दैट दीज 2 थिंग्स यू हैव टू मॉनिटर फॉर श्योर. एंड अगेन यू हैव टू मॉनिटर हाइपोग्लाइसीमिया एज वेल. सो अगर हम पूरी डिटेल में जाएं कि कैसे ये
different, for example right here, non-selective, it affects other body parts as well. So ये हमारे ग्लूकोज को भी इफेक्ट करता है, हमारे लंग्स को भी इफेक्ट करता है, स्पेशली जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं. जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि इट इज़ नॉट यूज फॉर COPD एंड आस्थमा. वाई? बिकॉज जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं इट कॉजेज ब्रोंकोस्पाज्म. ओके, इसीलिए ये इसमें नहीं यूज की जाती COPD एंड आस्थमा में. एंड वन मोर थिंग दैट इट कैन कॉज वर्सनिंग ऑफ हार्ट फेलियर. सो अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि patient is on beta blockers, or all of a sudden patient is showing symptoms like shortness of breath, crackles, like all the symptoms of heart failure. So it means you have to contact the doctor about it. Okay, because this is one of the effects. It can be one of the effect from beta blockers. कि जो heart failure उसकी worsening हो जाए, right? Again, कैसे याद रखोगे आप? Any medication that ends with LOL, for example, atenolol. Okay. So this is example for beta blockers. So again, something to remember, beta blockers में हम heart rate and blood pressure दोनों को monitor करेंगे. अभी हम बात करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की. So नाम से ही पता चलता है ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं कैल्शियम चैनल्स को. कहाँ पे होते हैं ये कैल्शियम चैनल्स? ये होते हैं हार्ट में, in vascular smooth muscles of arteries, for example carotid arteries, in cardiac myocytes. मायो का मतलब क्या होता है? मायो का मतलब होता है मसल्स, राइट? कार्डियक मायोसाइट्स मींस इन दोज मसल्स जो हेल्प करते हैं हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में. ओके, इन कार्डियक नोडल टिश्यूज लाइक SA नोड, AV नोड, राइट? वहाँ पे जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है ये ड्रग. सो उसके साथ क्या होता है, जब ये ब्लॉक कर देती है तो वेजोडाइलेशन हो जाती है, ब्लड वेसल्स है वो रिलैक्स हो जाती हैं, ओके, डायलेट हो जाती हैं. तो उसके साथ क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हमारी जो ब्लड वेसल्स की रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, आफ्टर लोड हार्ट का वो भी कम हो जाएगा, एंड हार्ट रेट भी कम हो जाएगी. ओके, अगेन सेम लाइक बीटा ब्लॉकर्स, यू गाइस नीड टू नो ये दोनों को इफेक्ट करती है, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट को. सो फॉर द NCLEX टिप, अगेन होल्ड इफ द हार्ट रेट इज लेस देन 60 एंड ब्लड प्रेशर इज लेस देन 100, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सो दिस इज समथिंग टू रिमेंबर. ओके, सो कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होगी उसमें रिस्क रहेगा कि हाइपोटेंशन हो सकती है, राइट? तो आपकी हेल्थ टीचिंग में ये जरूर होना चाहिए कि कोई भी पेशेंट है आप उसको बोलो कि पोजीशन वो स्लोली चेंज करें. व्हाई? बिकॉज देयर इज रिस्क ऑफ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन. एकदम से ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, पेशेंट गिर सकता है, देयर कैन बी अ फॉल, राइट? पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ फॉल. सो पेशेंट सेफ्टी शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को हेल्थ टीचिंग में इंक्लूड करना. ओके, अगेन अगर ब्लड प्रेशर बहुत आई है और एकदम से बिग ड्रॉप हो गया है ब्लड प्रेशर में, अगेन यू डोंट वांट बिग ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर, लाइक एकदम से नहीं करना है, राइट? अगर ये केस है तो टाइट्रेट करनी पड़ेगी ड्रग. सो दैट्स ऑल्सो समथिंग टू कीप एन आई ऑन. ओके, डू नॉट टेक मोर इंटरवेंशन, लाइक डू नॉट टेक विद ग्रेप जूस. एंड देन ऑल्सो देयर इज रिकमेंडेशन टू टेक मोर हाई फाइबर डाइट. वाई? बिकॉज ये जो GI मोटिलिटी है वो डिक्रीज कर देती है. उसके साथ क्या होगा, पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ कॉन्स्टिपेशन. सो हाई फाइबर डाइट हम रिकमेंड करेंगे, and good oral care as well for when the patient is taking calcium channel blockers. Okay, so for this one, any drug that ends with PINE, like amlodipine, that is calcium channel blockers, but there are more drugs like diltiazem, verapamil. Okay, all these are example of calcium channel blockers. Okay, so next we will move on to other drugs. So next we will talk about cardiac glycoside, digoxin. Okay, so इसका क्या एक्शन होता है, ये डीप कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करता है हार्ट की. ओके, इसमें क्या है, हार्ट रेट कम होता है, ये इफेक्ट नहीं करता है ब्लड प्रेशर को. ओके, वेरी रेयर. सो हार्ट रेट को डिक्रीज करता है ये. सो इसमें आपकी NCLEX टिप क्या होनी चाहिए, अगेन अगर हार्ट रेट को इफेक्ट करता है तो आप मॉनिटर करोगे पेशेंट की एपिकल पल्स. अगर वो लेस देन 60 है, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू होल्ड द मेडिकेशन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो, डाइजॉक्सिन में आप हार्ट रेट को मॉनिटर करोगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स में हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर को, डाइजॉक्सिन में हार्ट रेट को, ओके, कार्डियक ग्लाइकोसाइड में हार्ट रेट को. सो अगेन चेक एपिकल पल्स इफ द होल्ड द मेडिकेशन इफ द पल्स इज लेस देन 60. मॉनिटर फॉर द टॉक्सिसिटी. आई एम प्रीटी श्योर यू गाइज हर्ड अबाउट डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी. तो आप मॉनिटर करोगे डाइजॉक्सिन लेवल को. इफ इट्स ओवर 2.0 द पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी. ओके, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी? Patient may have dizziness, nausea and blurred vision. So आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे
जैसे क्लियरली लिखा होगा पेशेंट इज हैविंग दिस एंड दिस सिम्टम, ओके. घुमा फिरा के भी लिखा होता है पेशेंट इज हैविंग डिफिकल्टी टू रीड नाउ, और पेशेंट इज नॉट एबल टू वॉच टीवी, लाइक things like that. So you have to keep that in mind. Blurred vision can be a symptom of digoxin toxicity, okay. So next, again, अगर आप suspect करते हो कि patient को ये है, तो you have to inform the doctor. And then one more thing to keep in mind is जो toxicity है, it is very common in older adults. Like not common, I mean like the older adults at more risk of developing toxicity. Older adults and people with renal disorders, okay. Anybody who have chronic renal conditions, they are at high risk of developing toxicity, okay. Again, other thing to keep in mind is अगर patient का potassium low है तो क्या होगा, it can increase the risk of toxicity. आपको ये दिमाग में रखना है कि digoxin potassium low नहीं करता है. अगर potassium low होता है तो patient का toxicity का रिस्क ज़्यादा होता है, okay. This is something to keep in mind. Digoxin potassium low नहीं करता है. Patient में अगर already potassium low है और patient is taking digoxin, there is high risk of toxicity. Okay, something to keep in mind. Now we will talk about vasodilators. नाम से ही पता चलता है vasodilators क्या करते हैं, blood vessels को dilate कर देते हैं, vasodilation हो जाती है, उसके साथ क्या होगा, vascular resistance कम हो जाएगी, blood pressure कम हो जाएगा. Okay, so there are some examples. नाइट्रोग्लिसरीन है, नाइट्रोप्रोसाइड है, आइसोसोर्बाइड एंड हाइड्रालाजीन. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेजोडाइलेशन, ओके. आपको ये आइसोसोर्बाइड याद रखना पड़ेगा बिकॉज मोस्टली एनीथिंग दैट एंड्स विद IDE लाइक फ्रूसमाइड, वी ऑलवेज से इट इज डायूरेटिक, बट अगेन दिस इज vasodilator, so something to keep in mind, okay. So NCLEX tip, do not give with Viagra or Sildenafil. It is very serious. It can be life-threatening. आपके पेशेंट ये मेडिकेशंस ले रहा है, Viagra, Sildenafil ले रहा है, तो आपको vasodilators नहीं देने हैं. Okay, something to keep in mind. Monitor blood pressure, of course. So what are the side effects? Blood pressure कम हो जाएगा, facial redness and headache. These are the common side effects of vasodilation. Oh, sorry, vasodilators. Okay, so next we will talk about the diuretics. I'm planning to make another video on diuretics, but this is just the basic video about all the medications, all the cardiac drugs. So diuretics का action क्या होता है, नाम से ही पता चलता है, ये fluid कम करता है बॉडी में, right? Diuresis हो जाता है. ब्लड प्रेशर, फ्लूइड कम होगा तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, राइट. सो NCLEX टिप क्या है, अगेन देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया. पोटासियम वेस्टिंग जैसे कि फ्रूसमाइड, पोटासियम स्पेयरिंग जैसे कि स्पाइरोलैक्टोन, ओके. अगेन दोनों केसेस में आपको क्या मॉनिटर करना है, पोटासियम, एक में कम हो जाएगा पोटासियम, दूसरे में ज़्यादा हो जाएगा. सो समथिंग टू मॉनिटर. I just mentioned here there may be a question about furosemide. The side effect, autotoxicity is one of the common side effect for furosemide, okay. Again, आपको क्या रखना है ध्यान, मॉनिटर करोगे आप पोटासियम, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करोगे, रीनल फंक्शन मॉनिटर करोगे एज वेल, राइट. यहाँ पे मैंने लिखा है और क्या देखोगे आप, डेली वेट. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास हार्ट फेलियर का पेशेंट है, फ्लूइड रिटेन हो रहा है, राइट, तो क्या आप मॉनिटर करते हो, राइट, वेट. सो इसीलिए अगर आप ड्रग दे रहे हो जिसमें फ्लूइड लॉस हो रहा है तो आपको समथिंग टू कीप इन माइंड कि आपको उसका पेशेंट का डेली वेट भी चेक करना है, ओके. नेक्स्ट इज गिव इट इन द मॉर्निंग. सो इसके साथ क्या होगा, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी अगर आप पेशेंट को, स्पेशली फॉर योर ओल्डर पेशेंट्स, यू गिविंग इट इन द इवनिंग एंड थ्रू आउट द नाइट दे नीड टू गेट अप, राइट. So it is good to give it in the morning. It is recommended to give it in the morning time. Again, low sodium diet is recommended for the patients who are taking diuretics. And that's all for the cardiac medications. If you have any questions, please comment. Thank you.